जीवन जीने की कला में एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है, वो है हमारे परिवार की व्यवस्था। सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी तकलीफ हमारी इस व्यवस्था की वजह से है। न जाने लाखों साल पहले मनुष्यों ने कब इस इंतजाम को किया था। उस समय की मजबूरी, लाचारी रही होगी, लेकिन वो समय बदल गया, बाहर की परिस्थिति बदल गई और अभी भी हम उस पुराने ढांचे को ढोए जा रहे हैं। सब कुछ चेंज हो गया। करीब करीब ऐसा है कि बचपन में आपको कोई कुर्ता पजामा बहुत पसंद था और बड़ा आपको लगाव और मोहग्रस्त हो गए आप उससे, और आपने बचा के रख लिया। फिर आप बड़े हो गए और अब आप जबरदस्ती उस पजामा कुर्ते को पहनने की कोशिश कर रहे हो। वो फांसी का फंदा हुआ जा रहा है, सांस लेते भी नहीं बन रहे उस कुर्ते को पहन के। मैं नहीं कह रहा कि वो उपयोगी नहीं था, किसी जमाने में उपयोगी था, लेकिन समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया और हम पुराने ढांचे को अभी भी अपने ऊपर लादे जा रहे हैं। और हमारे बहुत बड़ी तकलीफों की वजह यही परिवार का ढांचा है। वह विवाह पर आधारित है और विवाह को हमने कुछ ऐसा मान लिया है कि जैसे कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, जैसे कि इसका कोई अल्टरनेट ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस विवाह व्यवस्था की वजह से ही पूरा समाज सड़ गया है। सब तरफ क्रोध और कलह, ईर्ष्या और द्वेष की दुर्गंध है, सब तरफ। और फिर भी हम उसको ढोए जा रहे हैं। बचपन से हमने देखे आए कि ऐसा ही सब तरफ हो रहा है। हमारे मन में कभी विचार ही नहीं पैदा होता, संदेह भी पैदा नहीं होता कि इससे भिन्न भी कुछ हो सकता है। आपके दांत में दर्द होता है, एक सीमा तक डॉक्टर उसका इलाज करता है, ठीक नहीं होता तो डॉक्टर भी कहता है इसको खड़वा दीजिए, और आप तैयार हो जाते हैं। वो इतनी तकलीफ दे रहा है, माना कि हमारे शरीर का अंग था, प्यारा था, लेकिन अब नहीं है। अब अगर उसको हम सुरक्षित बचाए रखेंगे तो हम तकलीफ ही भुगतते रहेंगे और जो बीमारी उसमें लगी है वो और फैल जाएगी सब तरफ। कुछ ऐसी दुर्दशा हमारी विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था के संग हो गई है। अन्य चीजों में हमने बहुत बदलाहट कर ली। राजा महाराजा की व्यवस्था भी लाखों साल से चल रही थी, फिर समझ आ गई, समानता वाली बात आ गई, प्रजातंत्र आ गया, साम्यवाद आ गया, समाजवाद आ गया, सामूहिक संपत्ति की बात आ गई, व्यक्तिगत संपत्ति की बात खत्म हो गई। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, भांति भांति के ढांचों को हमने बदला है। लेकिन जो बेसिक यूनिट है परिवार, जो कि विवाह पर आधारित है, सबसे ज्यादा सड़ी गली व्यवस्था वह है, अधिकांश लोगों के जीवन में दुख का कारण। उस तरफ कोई विचार ही नहीं करता कि इसका कुछ विकल्प, कोई अल्टरनेट हो सकता है क्या। सबसे पहले तो यह समझ लें कि यह व्यवस्था किन समयों में पैदा हुई थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला जंगल का कानून सदा सदा से चलता आया, और इसके तहत जो शक्तिशाली लोग थे, जिनके पास ताकत थी, वो सारी स्त्रियों पे कब्जा करके बैठ जाते थे और गरीब आदमी का विवाह ही नहीं हो सकता था, उसको कोई स्त्री नहीं मिलती थी। जो राजा महाराजा बन गए, जमींदार हो गए बड़े, उनके पास सैकड़ों हजारों औरतें भेड़ बकरी की तरह उनने अपने हरम में बंद करके रखी हैं कि बाकी के पुरुषों का क्या हो। तो किसी प्रकार ऐसा इंतजाम किया गया ताकि सबको स्त्री मिल सके, सबकी काम वासना की, प्रेम की भावना की पूर्ति हो सके। तो विवाह व्यवस्था, और विवाह व्यवस्था जब जन्मी, उसके पहले एग्रीकल्चर की खोज हो गई थी। उसके पहले तक
जब तक कृषि विज्ञान पैदा नहीं हुआ था तब तक भटकते हुए बड़े बड़े कबीले थे। याद रखना, परिवार नहीं था, कबीला था। 300, 400, 500 लोगों का एक झुंड। उसमें कोई किसी का पति नहीं था, कोई किसी की पत्नी नहीं थी, बच्चे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थे। उस पूरा समूह के कबीले के थे। लेकिन कबीले को बहुत भटकना पड़ता था। जहां भोजन पानी खत्म हो गया, पेड़ सूख गए, वहां से आगे बढ़ो, कोई दूसरे जंगल में खोजबीन करो, वहां भोजन मिलेगा। हमेशा ही उनको यात्रा करते रहनी पड़ती थी। ये 500 आदमी जिस जगह भी रहेंगे जंगल में, एक हफ्ता भर के अंदर आसपास के सारे पेड़ पौधे खाली हो जाएंगे, सब खा जाएंगे। फिर इनको कहीं और जाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे किसी को सूझा कि हम खेती कर सकते हैं, फसल पैदा कर सकते हैं। वहां से फिर स्थायी बस्ती बसनी शुरू हुई। अधिकांशतः नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जहां जल का स्रोत था। अब वहां से एक नई समस्या खड़ी हुई। जो आदमी मेहनत कर रहा है, जमीन साफ की, जिसने जंगल काटे, खेती योग्य भूमि तैयार की और फसल पैदा कर रहा है, अब इसके साथ साथ फिर गाय भैंस पाले, घोड़े, बैल, यहां से पर्सनल प्रॉपर्टी शुरू हुई। अब ये चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिले, लेकिन मेरे बच्चे जैसी चीज तो पहले नहीं थी। अब यहां से तय हुआ कि एक स्त्री एक ही पुरुष के संग रहेगी, उससे जो बच्चे पैदा होंगे, ताकि पता रहे कि मेरे बच्चे हैं। तो मैंने जो झोंपड़ी बनाई है, मैंने जो खेती योग्य जमीन तैयार की है, मेरे जो गाय भैंस हैं, ये मेरे संतान को मिले। तो बहुत गरीबी के दिनों में इस अर्थव्यवस्था के संग विवाह की इजाद हुई। तो दो कारण थे। एक मोह कि मेरे द्वारा कमाया गया जो सामान है वो मेरी संतान को मिले, हर कोई ना लूट ले। और दूसरा, गरीब आदमी को भी स्त्री मिल सके, कमजोर को भी मिल सके, इसलिए विवाह। आज की स्थिति में ये दोनों ही परिस्थितियां नहीं हैं। विज्ञान के विकास के संग संग संपन्नता आ गई, सुख सुविधा आ गई, आधी दुनिया साम्यवादी हो चुकी है। एक बार व्यक्तिगत संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात भी अब अशोभनीय लगने लगी। शायद भविष्य में जल्दी वह दिन आएगा कि हम सब समानता से, साम्यवाद के तरीके से रह सकें। हां, समाज की प्रॉपर्टी होगी, व्यक्ति की नहीं होगी, क्योंकि सारे गरीब अमीर के भेद वहीं से खड़े होते हैं। सारा द्वंद्व और संघर्ष और लड़ाई झगड़े, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, सब वहीं से पैदा होते हैं। वो भी मनुष्य के मन के रोगों का एक बड़ा कारण है। लगातार ईर्ष्या, दूसरों को पीछे पछाड़ना है, उनसे आगे निकलना है, छीन झपट, फिर वह समाज हिंसा पर ही आधारित होता है और कोई उपाय ही नहीं है। आज तक हम एक प्रेमपूर्ण परिवार और प्रेमपूर्ण समाज नहीं बसा सके। उसकी आधार ही हिंसा थी। हम दूसरों की हिंसा से बच सकें, उन पे हिंसा कर सकें। पुराने जमाने में एक कबीला दूसरे कबीले को लूटता था, आक्रमण कर देता था। अब आक्रमण करने के लिए फिर सबको सुसंगठित रखना होगा। कोई एक उसका सरदार बनेगा, नेता बनेगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जैसा बंदरों में प्रचलित है। जो सबसे ज्यादा मजबूत बंदर है वो लीडर होगा, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। ठीक वही मनुष्यों में भी गुण आया था। जो सबसे ज्यादा मजबूत थे वो उस कबीले के हेड हो गए, बाकी सब उनके गुलाम हो गए। और लड़ाई झगड़ा, लूटपाट, निरंतर यही चलता रहता था। और जब खेती किसानी शुरू हुई तब लूटपाट और भी ज्यादा शुरू हो गया। उसके पहले तो लूटने योग्य कुछ था नहीं किसी के पास, लेकिन अब इनके पास जमीन है, इनके पास पानी का स्रोत है, इस पे कब्जा कर लो, इनको मार काट के खत्म करो। सारे लड़ाई झगड़े की शुरुआत संपत्ति को लेके हुई।
चाहे वो व्यक्तिगत लेवल पर, चाहे पारिवारिक लेवल पर, चाहे कबीले के लेवल पर। तो पहले बड़े बड़े कबीले थे, वो टूट के संयुक्त परिवार बने। फिर संयुक्त परिवार भी टूटे, क्योंकि उसमें आपस में सब लड़ाई झगड़ा, कलह, द्वेष। महाभारत किनके बीच हुआ? भाई भाई के बीच हुआ। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाते थे 1947 के पहले। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ? वो भाई भाई का बंटवारा। जहां भाई भाई कहा, आप समझ लो आगे बंटवारा होने वाला है, झगड़ा होगा। तो वो जो बेसिक यूनिट थी, विवाह की व्यवस्था, मेरे बच्चे मेरे संपत्ति, फिर उसी का बड़ा रूप समाज, उसी का और बड़ा रूप जाति और धर्म, और फिर देश, प्रदेश, राष्ट्र, फिर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध। ये विश्व युद्ध किसके लिए होते हैं? संपत्ति के लिए। भारत पे इतने देशों ने आक्रमण किया किस लिए? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। अगर गरीब देश होता तो कोई इस तरफ देखता भी नहीं। धन पैसे का झगड़ा। जब तक हम इसकी बेसिक यूनिट को ना बदल दें, परिवार को, और अक्सर हमें कभी ख्याल ही नहीं आता कि जड़ में अगर बीमारी है, जहां से शुरुआत हो रही है कोई चीज की, वह संस्था ही रुग्ण है। काश प्रेम के ऊपर आधारित विवाह हो सके। अतीत में सदा सदा से बाल विवाह प्रचलित थे। इसके पहले कि प्रेम करने की उम्र आए, उसके पहले ही शादी कर दो। एक बार इन बच्चों को अकल आ गई, ये बड़े हो गए, फिर तो बहुत मुश्किल है। फिर तो प्रेम हावी हो जाएगा। फिर ये पंडित की जन्म कुंडली इत्यादि की बकवास नहीं सुनेंगे। हजारों साल से बाल विवाह प्रचलित था। इसके पहले कि इनको कुछ भी अनुभव हो प्रेम का, युवावस्था का, उसके पहले ही इतनी जिम्मेवारियां डाल दो कि कभी ख्याल ही ना आए कि इससे कोई छुटकारा पाना है। एक बार किसी को प्रेम का रस लग गया, युवावस्था आ गई, फिर बहुत मुश्किल है उसको शिकंजे में कसना। तो बाल विवाह प्रचलित रहा। अल्टरनेट क्या हो सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि हम ऐसा करें, लेकिन जो प्रयोग हो चुके हैं उन पर थोड़ा ख्याल कीजिए। अमेरिका में 40% विवाहों का तलाक हो जाता है, जबकि वो प्रेम विवाह होते हैं। पर याद रखना, वो प्रेम भी प्रेम नहीं है, क्या खाक प्रेम है। एक दूसरे की शक्ल सूरत देखी, जिसको कहते हैं पहली नजर का प्रेम। वो कितने दिन चलेगा? तलाक होना ही होना है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति है, उसके बहुत आयाम हैं, बहुत से पक्ष हैं। सिर्फ शकल सूरत और रंग रूप ही सब कुछ नहीं है। वो एक छोटा सा हिस्सा है उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी के बहुत से दूसरे डायमेंशन हैं। जब हम किसी के संग साथ रहेंगे, उन सारे पक्षों के संग रहना होगा। और तब मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो हम जिसे प्रेम कहते हैं वो भी कोई प्रेम नहीं है। तो अरेंज्ड मैरिज तो असफल थी। हां, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। उसकी वजह यह नहीं था कि उसमें बड़ा जीवंतता थी। वो मुर्दा प्लास्टिक का फूल था, उसको आराम से आयोजित किया जा सकता था। वो व्यवस्था वैसी थी जैसे जेल में सब कुछ ठीक चलता है, क्योंकि संतरी बंदूक लिए खड़ा है और कैदी अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी सुचारू व्यवस्था समाज में रहे तो बात अलग है, लेकिन याद रखना, कारागृह में कोई प्रसन्न नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता। और इसलिए परिवार में कोई खुश नहीं है, हो नहीं सकता। कोई ना कोई बंदूक लिए खड़ा है, वो किसी को ठीक से नहीं जीने देगा। संयुक्त परिवार की दुर्दशा, 20-25 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, 3-4 पीढ़ियां, और बुजुर्गों के हाथ में सारी ताकत है, और वो अपनी मनमानी सब पे चलाएंगे, और सब त्रस्त हो चुके।
सब भाग जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि परिवार की व्यवस्था इतनी दुखद है कि परिवार से पलायन करने वालों की गिनती निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आदमी को थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त हुई, उसकी बुद्धि अकल आई, सबसे पहला वो जो काम करता है, किसी प्रकार इस जेल से बाहर निकले। पीछे हमने बात की थी 4 प्रकार के व्यक्तित्व। कोई संपत्ति के पीछे दीवाना है, कोई शक्ति के पीछे दीवाना है, कोई धन, कोई पद, कोई यश, कोई ज्ञान, कोई प्रेम, भांति भांति की दीवानगी है। एक बात और बता दूं, पर्सनालिटी होल का जितना हाथ है उससे ज्यादा हाथ है ये आदमी कहीं भी भागना चाहता है। घर में चैन नहीं है, ये पागलों की तरह राजनीति में लगा रहे, पैसा पैसा पैसा, फैक्ट्रियों दुकानों का इंतजाम करता रहे। इसके पीछे बड़ा हाथ है, ये घर आना नहीं चाहता, ज्यादा से ज्यादा समय बाहर निकल जाए। ये समाज सेवा कर सकता है, घर ना आना पड़े। आप किसी भी समाज सेवक के घर में जाके उनके परिवार वालों से मिलिए, सब महादुखी हैं उस आदमी से। अखबार में रोज उसकी फोटो छपती है, महान महान कार्य करता है, मेडल मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, बस उसका परिवार वाले उससे बुरी तरह से त्रस्त हैं और वो भी उनसे त्रस्त है। मैं जहां जॉब करता था वहां 5 बजे शाम को छुट्टी हो जाती थी, लेकिन अक्सर लोग कहते थे कि बहुत ओवरवर्क है, घर नहीं आ पाएंगे, 8, 9, 10 बजे रात को आएंगे। एक बार संयोग की बात, कोई बीमार पड़ गया फैक्ट्री में और मुझे वहां जाना पड़ा, और मैंने देखा सारे लोग गपशप कर रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। और इनके परिवार में सबको पता है कि हमारे हस्बैंड पे बहुत वर्कलोड है, ये मालिक तो हमारे हस्बैंड की खून ही चूस ले रहे हैं, जान ले लेंगे, इतना काम उनसे ले रहे हैं। मैं वहां देख के हैरान हुआ, कुछ काम वाम नहीं है, फिजूल की बकवास है, राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, ये पार्टी सही कि वो पार्टी सही। उस समय मोबाइल नहीं थे। ये आदमी घर नहीं जाना चाहता। तो याद रखना, वो जो 4 पर्सनालिटी होल्स मैंने कहे थे वो तो कारण हैं ही भागने के, दौड़ने के। वो जो कहा जाता है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, वो नारी का हाथ ऐसा है कि उसने ऐसी व्यवस्था घर में कर रखी है कि वो सज्जन घर आए ही ना तो कहीं ना कहीं वो सफलता अर्जित कर ही लेंगे। भागते दौड़ते वो जो कुछ भी करेंगे फाइनली सफल हो ही जाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि सब तनावों से ग्रस्त थका हुआ आदमी घर में आके शांतिपूर्ण माहौल में विश्राम करे, कुछ प्रफुल्लता का वातावरण हो। मगर ऐसा नहीं है। उल्टा वातावरण है। याद रखना, जो सन्यासी हैं, त्यागी हो गए हैं, उसकी वजह परमात्मा की प्यास नहीं है, उसकी वजह परिवार की अशांति है। लगता है इससे भला तो भीख मांग लो, छोड़ो ये दुकानदारी, जंगल में जाकर रह लो। सोच लो, आदमी को जानवरों के बीच रहना अच्छा लग रहा है, कैसी उसकी दुर्गति हो गई। वो घर से भाग खड़ा हुआ, वहां मच्छर काटेंगे, कभी मधुमक्खी हमला कर देंगी, कभी शेर दहाड़ेगा, कहीं गुफा में सांप रेंगता आ जाएगा, न जाने क्या क्या होगा, कभी बिच्छू काटेगा, मगर फिर भी वो सोच रहा है कि यही ज्यादा बेहतर है। वो परिवार के जो सांप बिच्छू थे उनसे किसी प्रकार वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। कई सन्यासी मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि इतने साल हो गए सन्यास लिए, प्रभु दर्शन नहीं हुए। आप प्रभु दर्शन के लिए गए ही नहीं थे, पत्नी के दर्शन ना हो, पिताजी के दर्शन ना हो, ये थी आपकी इच्छा, सुपुत्र के दर्शन ना हो।
मैंने सुना है एक आदमी को जेल हो गई थी, 2 साल की कड़ी सजा मिली, कोई भयंकर उसने अपराध किया था। जब वो छूट के घर आया, रात को 8 बजे अपने घर पहुंचा, बड़ी खुशी से उसने दरवाजा खटखटाया और कहा कि सुनो, मैं आ गया हूं, आज मेरी सजा समाप्त हो गई। पत्नी भीतर से चिल्लाई कि मैंने टीवी न्यूज में देख लिया था, सुबह 8 बजे के तुम छूटे हो, 12 घंटे कहां रहे, किससे मिले, कहां गए थे। वो आदमी वहीं से पलट के वापस पहुंचा और जेल में जाकर उसने कहा कि विनती की मुझे फिर से बंद कर लीजिए। यहां ज्यादा बेहतर था। घर में जिस प्रकार का स्वागत हो रहा है उससे तो अच्छा जेल। तो याद रखना, बहुत लोग जो अपराध कर रहे हैं उसका कारण भी परिवार का दुख। इतने त्रस्त हैं, इतने दुखी हो, चाहते हैं कि जेल में ही बंद हो जाएं, कुछ तो राहत मिलेगी। और जो लोग पागल हो गए हैं, इनका तो 100%, जेल में शायद 100% ये वाली बात लागू ना हो, पागल खाने में जो लोग बंद हैं इन पे तो 100% लागू होता है। परिवार व्यवस्था ने इतना विषादग्रस्त कर दिया है कि मानसिक विकृतियां पैदा हो गई। किस प्रकार के अल्टरनेटिव समाज हो सकते हैं, ओशो ने कुछ सुझाव दिए हैं, विचार करने योग्य है। मैं नहीं कह रहा कि हम वैसा ही कर लें। इजराइल में उन्होंने प्रयोग किया कि बच्चों को माता पिता के पास बड़ा ना किया जाए। जो प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने इस काम में ट्रेनिंग ली है, नर्सें हैं, उनके पास बच्चे पाले जाएं। तब माता पिता के खिलाफ जो आक्रोश बच्चों के मन में है वह नहीं होगा। हम तो उल्टा सोचते, हम सोचते हैं कि जो पास पास रहेंगे तो प्रेम होगा, मगर प्रेम हुआ कहां, अभी तक तो नहीं हुआ। सब बच्चे नाराज हैं, बुरी तरह से नाराज हैं। वो माता पिता को समझ में नहीं आता कि हमने गलती क्या की है, हम तो तुम्हारे भले के लिए सब कर रहे थे। और उससे तो पूछो, भला तो हुआ ही नहीं। उन्होंने एक प्रयोग किया, बच्चों को प्रोफेशनल नर्सेस के वहां पाला जाएगा। माता पिता कभी कभार मिलने आएंगे, घंटा आधा घंटा के लिए, हफ्ते में एक आध बार अपने घर ले जाएंगे, 2 घंटे से ज्यादा नहीं। निश्चित रूप से जब बच्चा 2 घंटे के लिए आएगा तो माँ उसको डांटेगी डपटेगी नहीं, 25 सवाल उससे नहीं पूछेगी, अनुशासन नहीं सिखाएगी, माँ उसे सिर्फ प्रेम देगी। जब वो 24 घंटे घर में रहता है तो मां शिक्षक का कार्य करती है, दिन रात डांट डपट, डूज एंड डोंट्स, ये नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये गलत, वो गलत। बच्चा चिढ़ता जाता है, चिढ़ता जाता है। खासकर कुछ माताओं को होमवर्क कराने का शौक है, उनका तो कल्याण हो गया। डांट रही हैं, डपट रही हैं, मार रही हैं। अब तो टीचर भी नहीं मार सकते कानूनी, मगर माताओं को तो अलाउड है मारना, तो मारेंगी, डांटेंगी। बच्चे के भीतर घृणा पैदा हो रही है, उसको हर चीज में रोका टोका जा रहा है। निश्चित रूप से इस मां के प्रति आदर का भाव नहीं रहेगा। बड़ा होके ये जब मौका मिलेगा, शक्तिशाली हो जाएगा तो अच्छा बदला लेगा। खुद नहीं ले पाएगा तो शादी करके पत्नी ले आएगा कि अब हम कोलैबोरेशन में काम करेंगे, है ना, मेरी मां है, मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, तू इसको सुधार, इसने बहुत मुझे सुधारा है, मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, तू सुधार। ये अनकहा समझौता है। इजराइल में अच्छे परिणाम आए। जब हफ्ते में घंटा भर के लिए माता पिता मिलेंगे तो माता पिता की एक अच्छी प्रेमपूर्ण करुणावान छवि बच्चे के मन में बैठेगी। ऐसा बच्चा बड़ा होकर अपने पेरेंट्स से बदला नहीं लेगा। उसके मन में जो इमेज बैठी, बहुत अच्छी इमेज बैठी, और बच्चे की दिन प्रतिदिन की शैतानियां भी माता पिता को नहीं झेलनी पड़ी। उनके मन में भी अपने बच्चों के प्रति एक अच्छी छवि बैठी है।
इनके संबंध ज्यादा मधुर हो सकेंगे। और उन्होंने दूसरी कोशिश की कि जो नर्स केयर लेने वाली है वो भी 3-3 महीने में चेंज होगी। बच्चे के मन में कोई एक छवि गहरी ना बैठ जाए। जो दाम्पत्य जीवन इतना दुखी है उसके एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि मां की छवि बेटे के मन में, बेटी के मन में भी बैठी है, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपोजर था। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर शोध की है। उन्होंने मुर्गी के अंडे में से जब चूजा निकलने वाले थे तब उन्होंने मुर्गियों को हटा लिया और वहां रबर के गुब्बारे रख दिए, बैलून। जब वो चूजा निकला उसने सबसे पहले बैलून देखा, वो सम्मोहित हो गया और जहां बैलून उड़ता वो उसके पीछे पीछे भागता। उसने उसी को अपनी मां समझा। 1 महीने बाद जब असली मां उसके सामने लाई गई, उसने तो उसकी तरफ पलट के भी ना देखा, वो तो उसको पहचानता ही नहीं, वो तो बैलून से हिप्नोटाइज्ड है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो हमारा फर्स्ट एक्सपोजर होता है वो हमारे बहुत गहरे अचेतन में बैठ जाता है और हमारा सारा लगाव और प्रेम मोह उससे बन जाता है। क्योंकि अधिकांशतः मां के पास ही बच्चों का लालन पालन होता है, तो मां की छवि बच्चे के मन में बैठ जाती है। अब ये बेटा जब बड़ा होगा ये दुनिया में किसी स्त्री को ठीक से प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी मां की रूपरेखा, उसकी छवि ये खोज रहा है। वैसी स्त्री तो कहीं दोबारा मिलेगी नहीं। हाँ, कुछ गुण मिल जाएंगे, संयोग की बात। मान लो किसी की हेयर स्टाइल वैसी थी जैसी इसकी मां थी, ये उसके प्रेम में पड़ जाएगा। ये कहेगा लव ऑफ फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्रेम। मगर याद रखना, ये हेयर स्टाइल जिंदगी का महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं हो सकती। हाँ, आप एकदम आकर्षित हो गए क्योंकि आपने अपनी मां को इस रूप में देखा था, वो आकर्षण का बिंदु है। लेकिन हेयर स्टाइल से जीवन के अन्य पक्ष निर्धारित नहीं होते। इस स्त्री का मन कैसा है, इसके सोच विचार कैसे, इसकी भावनाएं कैसी हैं, कितनी अहंकारी है, कितनी क्रोधी है, ये खाना कैसी पकाती है, इसके शरीर की गंध कैसी है, बहुत सारी चीजें हैं। ये कैसा व्यवहार करेगी। हेयर स्टाइल से क्या होता है? हर लड़का अपनी मां को खोज रहा है, पत्नी में वह नहीं मिलेगी या उसका एक छोटा सा अंश मिलेगा जिसकी वजह से वह प्रेम में पड़ गया। लेकिन वो बहुत छोटा अंश है, जिंदगी में उसका कोई खास मायने नहीं। इट हार्डली मैटर्स। जिंदगी में अन्य चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये कभी अपनी पत्नी से तृप्त नहीं हो सकता। वो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम मां जैसी रोटी नहीं बनाती, मां जैसी सब्जी नहीं बनाती, वो हर चीज में मां जैसी घर की सफाई नहीं करती, मां मेरी कितनी केयर लेती, तुम उतनी केयर नहीं लेती। भाई, मां जैसी केयर वो कैसे लेगी? वो अपने बच्चों की लेगी, तुम्हारी क्यों लेगी? अगर तुम्हारी केयर लेती रहे तो उसके बच्चों की कौन लेगा? जैसे तुम अपने मां के राज दुलारे थे, तुम्हारी पत्नी के बच्चे उसके प्यारे होंगे। यह आदमी कभी तृप्त नहीं हो सकता। और लड़कियों के मामले में तो और भी मुश्किल है। ओशो कहते हैं लड़कियों का पालन पोषण पिता के पास ज्यादा होना चाहिए, मां के पास कम। क्योंकि लड़की के मन में भी मां की ही छवि बैठ गई। यही गुब्बारा है जो उसने पहली बार आंख खोल के देखा, वो इससे सम्मोहित है। शायद वो किसी भी पुरुष को पूरे हृदय से प्रेम नहीं कर सकती। पुरुष के प्रति उसके मन में एक वैमनस्य, एक घृणा, एक दुश्मनी का भाव भरा ही रहेगा। अगर वो अपने पिता के पास बड़ी होती तो उसके मन में पिता की ज्यादा छवि बैठती और तब पिता से मिलता जुलता कोई व्यक्ति उसके जीवन में आता जहां वह खुल पाती, प्रेमपूर्ण हो पाती। माता पिता के पास बच्चों का पालन पोषण ना हो, एक बात
कम से कम लड़कियों का पालन पोषण मां के पास कम, पिता के पास ज्यादा हो। दूसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के 90% इलाकों में लड़की की शादी होती है, वह अपनी ससुराल पहुंच जाती है। जिस भूमि में, जिस बगीचे में यह पौधा उपजा था, 25 साल तक बड़ा रहा, वहां हमने बड़ी बड़ी मशीनें ला के उसको उखाड़ दिया जड़ों सहित। उसकी अधिकांश जड़ें टूट गईं। उसको हम ले गए, एक दूसरी भूमि में उसको रोपा। ये पेड़ तो मुरझा जाने वाला है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। कोई लड़की अपनी ससुराल में जाके सुखी नहीं हो सकती। वो जिस आब हवा में, जिस वातावरण में, जिस भूमि में जन्मी थी, उसको वहां से बिल्कुल उखाड़ ही दिया। उसके सब संबंध तोड़ दिए और अचानक उसे मजबूर किया जा रहा है कि इन नए लोगों से संबंधित हो, जिनको वो जानती पहचानती भी नहीं। ये अब तुम्हारा परिवार है। दिस इज इनह्यूमन। ये अमानवीय व्यवहार है। इसमें कभी सफलता नहीं मिल सकती। हमारे देश के लगभग 10% इलाकों में, विशेषकर पूर्वी प्रदेशों में, उल्टी प्रथा भी है। लड़के अपनी ससुराल में जाकर रहते हैं, लेकिन सुख वहां भी नहीं है, क्योंकि वहां लड़का गुलाम की तरह, दास की तरह रहेगा। वहां तो प्रोबेशन पीरियड का भी नियम है। लड़का ससुराल में आके रहेगा, सास परखेगी, देखेगी, 2 साल तक उससे काम लेगी। अगर सास खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तो फिर उसको परमानेंट घर जमाई बना लेंगे, नहीं तो 2 साल के बाद उसको रिजेक्ट कर देंगे। लड़के के नाम पर वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। जमीन जायदाद सब स्त्रियों के नाम है। तो 2 प्रकार की ये व्यवस्थाएं चलती रहीं। एक ये व्यवस्था थी जहां लड़कियों के नाम कुछ नहीं होता था। अब होने लगा थोड़ा बहुत, पहले बिल्कुल नहीं था, लाखों साल से नहीं था। सारी प्रॉपर्टी पुरुषों के नाम थी। बाप की प्रॉपर्टी उसके बेटों के पास जाएगी। महिलाएं सिर्फ दासी की तरह रह रही हैं, खा पी रही हैं, काम कर रही हैं, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा उनका कोई अधिकार नहीं है। 10% समाजों में वही दुर्गति लड़के की हो रही है। वो एक खरीदे हुए गुलाम की तरह रह रहा है ससुराल में। यहां की प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं है। एक नौकर की तरह वो रह रहा है। जब चाहे वो बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। उसकी सास की प्रॉपर्टी उसकी बेटियों को जाएगी, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बची, वहां वो आदमी फिर आदमी ही नहीं बचा। तो 90% दुनिया में नारी नारी नहीं बची और 10% दुनिया में नर नर नहीं बचा। उनकी निजता, उनका व्यक्तित्व, उनकी आत्मा नष्ट ही हो गई। ये लोग कैसे खुश रहेंगे? ओशो का सुझाव है, कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए, जब कोई युवक युवती प्रेम कर रहे हैं, लंबे समय से संग साथ हैं, और तब उन्होंने तय कर लिया है कि अब हम साथ ही रहेंगे, विवाह कर रहे हैं, तो दोनों परिवारों से दहेज मिले और उनके लिए एक नया मकान, नई जगह बने। ये इंडिपेंडेंट नया घर शुरू करें। कोई किसी के घर क्यों जाए? तो ना लड़की ससुराल में आए, ना लड़का ससुराल में जाए। दोनों एक स्वतंत्र यूनिट, एक नई इकाई शुरू करें, अपने ढंग से जिए, कोई उनके सिर पे हावी ना हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात मान ली जाए, लेकिन कम से कम विचार तो किया जाए कि परिवार के विकल्प क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो है वो तो असहनीय है, असहनीय है।
ओशो ने कहा, मैं एक जगह गया था अजायब घर में, वहां जानवरों को देखा और उनकी जो दुर्गति देखी। अजायब घर के इंचार्ज से बात की, उसने बताया कि मनुष्यों को जो बीमारियां होती हैं वो यहाँ पशुओं को भी होती हैं। पेप्टिक अल्सर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक आते हैं, डिप्रेशन भी होता है। कई बार जानवर सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। बिना कारण के हिंसा पैदा होती है। जंगल में भी पशु हिंसा करते हैं, लेकिन भोजन की खातिर करते हैं। अजायब घर में बिना वजह के हिंसा करते हैं। अनिद्रा की बीमारी, ये तो होगा ही होगा। शेर जो सैकड़ों मील भाग दौड़ करता था, बेचारा एक छोटे से कटघरे में बंद है, यहां से वहां, वहां से यहां तेजी से चल रहा है। ये पागल नहीं होगा तो क्या होगा? जिस पंछी को उड़ना था विराट आकाश में, उसको पिंजड़े में बंद करके रखा है। इससे ज्यादा दुखी कौन होगा? जंगल में ये वाली बीमारियां कभी नहीं होती थी जो अजायब घर में हो रही हैं, मनुष्यों वाली बीमारियां। ओशो कहते हैं, उस अजायब घर को देख के मुझे ख्याल आया कि पूरी पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा मनुष्यों का अजायब घर बन गई है। हम सब कटघरों में बंद हैं। हमारी चेतना चाहती स्वतंत्रता, मुक्ति, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकें, लेकिन सब तरफ से कटघरे खड़े हैं। सबसे पहला कटघरा तो परिवार का है, और इस परिवार के थ्रू फिर दूसरे कटघरे निर्मित होते हैं। ये बच्चा जो माता पिता के पास बड़ा हो रहा है, इसको दूध के साथ ही धर्म भी पिलाया जा रहा है, धारणा और फिलॉसफी दी जा रही है, सिद्धांत सिखाए जा रहे हैं। मुसलमान माँ बाप का बच्चा मुसलमान हो जाएगा, अब ये जिंदगी भर मुसलमान रहेगा। इसका फर्स्ट एक्सपोजर मुस्लिम धर्म से हुआ, और माता पिता को बड़ी जल्दी पड़ती है। इसके पहले कि बच्चा सोच विचारशील हो जाए, इसके अंदर बुद्धि पैदा हो जाए, उसके पहले ही इसको धार्मिक बना दो। ले जाओ मंदिर, झुका दो भगवान की मूर्ति के सामने। बड़ा हो गया फिर तो इनकार करने लगेगा, कहेगा कहां के भगवान, पत्थर है, फिर आप ना झुका पाओगे। वो तो जब इसमें बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, लाचार है, मजबूर है, तभी झुका दो। फिर ये जिंदगी भर झुकता रहेगा। दुनिया में इतने धार्मिक युद्ध होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, सांप्रदायिकता होती है, उसी के आधार पर सारी कट्टरवादिता, आतंकवाद फैलता है। इस सब की जड़ परिवार में है। अगर हम उस परिवार को डिसमेंटल नहीं करेंगे तो ये रहेगा। कितनी का हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो होने वाले नहीं भाई भाई। वो अलग परिवार में बड़ा हुआ है, ये अलग परिवार में बड़ा हुआ है। भिन्न प्रकार के विचार इनको पकड़ा दिए गए हैं। जब ये बहुत छोटे थे तब, अब इनका ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता। तो पत्थर की लकीर उनके भीतर खुद गई है, तो लड़ने मरने तैयार हैं, कुछ भी करने तैयार हैं। बचपन में उससे सिखा दिया गया। अच्छा हो कि माता पिता का एक्सपोजर ना मिले, और जहां नर्सिंग स्कूल में भेजा जा रहा है बच्चों को, वहां भी हर 3 महीने में नर्स बदलती रहे, टीचर बदलते रहे, ताकि कोई अपने मानसिक धारणाएं इनको ना दे पाए। विविध प्रकार की एक्सपोजर मिले, तब ऐसे लड़का ऐसे लड़की बड़े होकर खुले हृदय के होंगे। वे जानेंगे कि विविध प्रकार के लोग हैं दुनिया में, और तब जो विवाह होगा वह सुंदर हो सकेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति दूसरा है, अलग ढंग का है। सब लोग अलग अलग ढंग के हैं, क्योंकि बचपन में उसके इतना एक्सपोजर हुए। सिर्फ माता पिता को नहीं जाना उसने, सैकड़ों आंटी, सैकड़ों अंकल, उन्होंने केयर ली है उसकी। तो इसके मन में एक ठोस छवि नहीं बैठी है, एक धुंधली धुंधली आकृति है कि स्त्री कैसी होती है, कि पुरुष कैसे होते हैं। एक धुंधली आकृति है, तभी आसानी से मेल्ट हो पाएगा, मर्ज हो पाएगा, किसी के संग प्रेम से जी पाएगा। इसके भीतर से एक दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि तुमको ऐसा होना है तभी मैं प्रेम करूंगा। ये बेशर्त प्रेम कर पाएगा।
तो हमारा परिवार का ढांचा बहुत खतरनाक ढांचा है। हमारी अधिकांश समस्याओं की जड़ वहां है। हम ऊपर ऊपर से समस्याओं की लीपापोती करने की कोशिश करते हैं कि हिंदू मुसलमान को समझा दें कि मत लड़ो, कि सिखों को समझा दें कि खालिस्तान मत मांगो। ऐसा हो नहीं सकता। जिस परिवार में वो जन्मे हैं वहां जो उनको सिखाया गया बहुत छोटी उम्र में, अब आप उसको नहीं पलट सकते। हर ईसाई को सिखाया गया है कि यहूदियों को खत्म करना है। इन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। अब वो बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, सुशिक्षित हो गया, तर्कशील हो गया, लेकिन ये बात तो उसके खून में घुली है कि यहूदियों को तो खत्म करना है। बाकी सब ऊपर ऊपर मानवता की बातें, इंसानियत की बातें हैं। यहूदियों को तो खत्म करना है। जब तक परिवार का विकल्प हम नहीं खोजते तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती। व्यक्ति को भी शांति नहीं हो सकती, समाज को भी शांति नहीं हो सकती। हमने एक अजायब घर बनाया है, कटघरे के भीतर कटघरे। देश का कटघरा, भाषा का कटघरा, रंग का कटघरा, स्त्री पुरुष का कटघरा, जाति भी नहीं, फिर उसमें उपजाति के कटघरे। वो चीन के जादू के बारे में आपने सुना ना, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर और डब्बा, उसके अंदर और डब्बा। हमारी हालत में ऐसी, कटघरे के अंदर और छोटा कटघरा, उसके अंदर और छोटा कटघरा, उसके अंदर और जेल के अंदर जेल के अंदर जेल। और फिर हम कहते हैं कि खुश क्यों नहीं रहते, जिंदा बच गए, यही बहुत है। आदमी की हालत चलती फिरती सांस लेती हुई लाश है, नाम मात्र को जीवन है। कोई खुशी नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, कोई अहोभाव नहीं। हो भी कैसे? सारी व्यवस्था हमारी दुख पैदा करने वाली है। और अगर इस पे प्रश्न चिन्ह लगाओ तो लोग नाराज होते हैं। उन्होंने विवाह को, परिवार को इतना मूल्य दे दिया कि बड़ी कोई पुण्य की बात है, जैसे बड़ा कोई धार्मिक क्रियाकांड है। बकवास। इसमें धर्म का, अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। यह गरीबी में पैदा हुआ, लाचारी में पैदा हुआ एक इंतजाम है जिसके दिन लद गए। जैसे कबीला टूट गया, एक दिन की व्यवस्था थी वो, फिर संयुक्त परिवार आया, अब संयुक्त परिवार भी टूट गया, अब एकल परिवार आया, अब एकल परिवार भी टूट रहा है, उसके भी दिन गए। हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहेगा। ठीक है, किसी से दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, अच्छी बात है, कभी कभार मिलेंगे, संग साथ रहेंगे, ठीक लगा तो लंबे समय साथ रहेंगे, पर ये कोई बंधन नहीं होगा। मित्र के साथ हमारा कोई कानूनी रिश्ता नहीं होता। जब तक ठीक लग रहा है तो ठीक, ठीक नहीं लग रहा तो खत्म। रूस में साम्यवाद के दौरान विवाह व्यवस्था ढीली पड़ी। कानून हो गया कि अगर कोई तलाक लेना चाहे तो उसको तुरंत दे दिया जाए, और ऐसे ही होना चाहिए। अभी हमारे क्या है कि विवाह करना बहुत सरल है। कोई भी दो नालायक तैयार हो गए शादी करने, फट से कोर्ट में चले गए, हो गई शादी, पंडित जी ने 7 फेरे लगा दे, हो गई शादी, 7 जन्म का बंधन हो गया। और तलाक लेना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है, 10 साल लग जाएंगे। इसका ठीक उल्टा होना चाहिए, विवाह बहुत कठिन होना चाहिए। जितनी बाधाएं डाल सको विवाह में डालो, कि पहले एक दूसरे को ठीक से परख लो, 10-5 लोगों को परख लो, इसके बाद आना। अभी पहली नजर के प्रेम में मत आओ, तुम्हारी नजर का भरोसा नहीं है, 2 दिन में तुम्हारी नजर बदल जाएगी। 10-5 लोगों का अनुभव कर लो, फिर तुम ठीक से समझ पाओगे कौन तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है। तो विवाह में खूब बाधाएं खड़ी करनी चाहिए, और तलाक तो बिल्कुल तुरंत हो जाना चाहिए। इसमें तो दूसरे व्यक्ति से पूछने की भी जरूरत नहीं। एक व्यक्ति आके कहता है कि मुझे तलाक चाहिए, तो दूसरे को बुलाने का क्या मतलब है? ये तो ऐसा हुआ कोई आके रिपोर्ट कर रहा है कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम कह रहे हैं पहले उसको बुलाओ, किसने अत्याचार किया, उससे पूछेंगे इसको छोड़ना है कि नहीं। उससे पूछने का क्या मतलब?
अगर एक व्यक्ति नहीं रहना चाहता साथ, दिस इज इनफ, उसका हक है। दूसरा कौन होता है बाधा डालने वाला? उससे पूछने की जरूरत क्या है? रूस में तलाक बिल्कुल आसान है और आपको हैरानी होगी, तलाक का रेट बहुत कम हो गया, क्योंकि लोग अब प्रेम पूर्वक संग साथ रहते हैं, कोई कानूनी बंधन और डर की वजह से नहीं, समाज के भय से नहीं, परिवार के भय से नहीं। प्रेम पर आधारित विवाह हो, और प्रेम भी एक मैच्योरिटी वाला, प्रौढ़ता वाला, अनुभव वाला, वो लैला मजनू वाला पागलपन नहीं कि संयोग की बात आप जिस स्कूल बस में बैठ के जाते थे उसी में मोहल्ले की एक लड़की और जाती थी, हो गया प्रेम। संयोग की बात। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक ने लिखा है कि मेरा जन्म हुआ ट्रेन के लेट हो जाने से। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, एक बार मेरे पिताजी ट्रेन से जा रहे, पहुंचे किसी जगह, उनको जाना था व्यापार के सिलसिले में, लेकिन ट्रेन काफी लेट हो गई। रात को जब वहां ट्रेन पहुंची, बहुत रात हो चुकी थी, कोई कुली भी नहीं था, बर्फीली रात थी। वो यूरोप की कहानी, बर्फीली रात, ना कुली है कोई, ना कोई टैक्सी है। इसको जहां होटल में जाना था, अब ये कैसे जाए और यहां बर्फ में कैसे रहे? छोटी छोटी स्टेशन थी उस जमाने की। संयोग की बात, उसी ट्रेन में से एक स्त्री भी उतरी थी, उसके पास अपनी कार थी, वो अपने कार में अपने घर जा रही थी। उसको दया आ गई, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप चलिए, रात को मेरे घर रह लीजिएगा, सुबह आप फिर अपनी होटल चले जाना। ये सज्जन उसके साथ चले गए, उसने घर में जाके खाना भी खिलाया, दोनों की दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया। जब वहां से लौट आए फिर भी इनका संपर्क बना रहा, पत्राचार चलता रहा, फिर धीरे धीरे प्रेम पत्र लिखे जाने लगे और फिर विवाह हो गया। उस आदमी ने लिखा कि मेरा जन्म इस प्रकार हुआ, मेरे माता पिता की शादी ट्रेन के लेट होने की वजह से हुई। काश उस दिन ट्रेन लेट समय पे आ जाती तो कभी इनकी मुलाकात ही नहीं होती। कितने संयोग वसात हमारी जीवन की गाड़ी यहां से वहां, वहां से यहां धक्के खा रही है। कोई सोच विचार पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक कोई संबंध निर्मित नहीं हो रहा है। पुराने जमाने में ज्योतिषी कुंडली मिला के कर रहे थे, आज के जमाने में दूसरे संयोग हो गए। याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अरेंज्ड मैरिज तो फेल हो ही चुकी, लव मैरिज भी फेल हो रही है, क्योंकि हम जिसको लव मैरिज कह रहे हैं वो एक्चुअल लव मैरिज नहीं है। प्रेम के लिए एक परिपक्वता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, समय चाहिए। उसके लिए समाज में ऐसी व्यवस्था चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए कि युवक युवतियां संग साथ समय बिता सकें, कई एक्सपोजर हों, फिर चुनाव हो सकेगा। अभी तो चुनाव का समय कहां है? संयोग की बात, जिस पे पहली नजर पड़ी उसी से प्रेम हो गया। इसलिए प्रेम विवाह भी असफल, अरेंज्ड मैरिज भी असफल। जीवन जीने की कला में इस बात पर विचार करना, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं। ओशो ने कम्यून का एक वृहत प्रयोग किया, जहां 5000 लोग स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे थे, कोई किसी का गुलाम नहीं, कोई किसी के बंधन में नहीं। एक अनूठा प्रयोग हुआ। शायद भविष्य में ऐसा ही कुछ विराट स्तर पर हो सकेगा, क्योंकि हम संग साथ भी जीना चाहते हैं। याद रखिए, हम अकेले अकेले नहीं रहना चाहते। तो विवाह टूट रहा है, बहुत लोग विवाह करना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने अपने घर में देख लिया है अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते, अपने भाई भाभी को झगड़ते। अब उनकी हिम्मत टूट गई कि ये हमसे ना होगा।
अगर यही सब होना है तो भगवान बचाए ऐसे विवाह से। लेकिन याद रखिए, वो अकेले रह के भी सुखी नहीं हो सकते। प्रेम की भी चाहत है और स्वतंत्रता की भी चाहत है। तो कुछ ऐसा वैकल्पिक समाज निर्मित हो जहां ये दोनों चीजें एक साथ हो सकें। तो इस पे चिंतन मनन कीजिए, हो सकता है कोई नया आइडिया सूझे। सारी दुनिया में इस पे विचार होना चाहिए और विचार करके हम प्रयोग करने को राजी हों। हो सकता है 10 प्रयोगों में से कोई 2 सफल हो जाएं, 8 विफल हो जाएं, कोई बात नहीं। प्रयोग करेंगे तभी पता चलेगा। लेट अस बी साइंटिफिक, एक्सपेरिमेंट करने को राजी। हिम्मत करनी होगी, क्योंकि पुरानी सारी व्यवस्था तो धाराशायी हो गई, वो तो नहीं चल सकती। और नई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर कोई चिंतन मनन नहीं करता। हम एक बड़ी विडंबना की स्थिति में, त्रिशंकु की हालत में, अतीत हमारा व्यर्थ हो चुका, सिद्ध हो गया कि बेकार, वो काम का नहीं। और भविष्य कैसा हो उस पर हमारी कोई ख्याल, कोई दृष्टि, कोई नजर ही नहीं। हम बीच में लटके हुए, ना इधर के ना उधर के रहे। दुनिया के सारे विचारशील लोगों को, बुद्धिमान लोगों को सोचना चाहिए, इस बात पर बहस होनी चाहिए, विवाद होने चाहिए। निश्चित रूप से उसके माध्यम से कुछ नए आइडिया, कुछ नई सूझबूझ पैदा होगी। और फिर जो हमें ठीक लगे, हाइपोथेटिकल कि ऐसा अच्छा होगा, उसको कुछ लोग करके देखें। 1000-2000 लोग हिम्मत करें, उस प्रयोग से गुजरें, देखें उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उसमें और इंप्रूवमेंट खोजा जाए। लेकिन मैं जानता हूं ये बात सुन के भी लोग नाराज हो जाएंगे। वो इतने परंपरावादी, रूढ़िवादी हैं, उनकी परंपरा पे क्वेश्चन मार्क लगाओ तो आग बबूला हो जाते हैं। उसी व्यवस्था की वजह से सारा दुख है। एक दांत नहीं दुख रहा, पूरे 3200 दांत दुख रहे हैं, सब सड़ गए, गल गए। मगर वो डेंटिस्ट कह रहा उखाड़ दो, करना मेरा प्यारा दांत, इसने इतना साथ निभाया, पिछले 50 साल से था। हमारी विवाह व्यवस्था तो कम से कम 10-20 लाख साल से है। जब तक ये विवाह रहेगा, ये परिवार रहेगा, तब तक व्यक्तिगत संपत्ति का मोह रहेगा, जो कि सारे दुश्मनी की जड़ है, छोटे तल पर भी, बड़े तल पर भी। अगर एक वैकल्पिक समाज बन जाए, वहां ये पागलपन खत्म हो जाएगा। मेरी संपत्ति, क्या करोगे आप संपत्ति का? खाओ पियो, मजे से रहो, आनंद करो। इकट्ठा करके क्या करना है? कोई आपका वसीयतदार है ही नहीं। जस्ट एंजॉय योर लाइफ। वो जो पागलपन था, और धन और धन और धन, वो भी खत्म हो जाएगा। लोग मजे से अपनी जिंदगी जिएंगे। और याद रखना, जब वो धन का संग्रह करने वाले नहीं रह जाएंगे, वो जुनून खत्म हो जाएगा, तो वो धन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। दुनिया में बहुत धन है, लेकिन कुछ लोग पकड़ के बैठ गए हैं, उसकी वजह से बाकी लोग दीन दरिद्र हैं। उनकी पकड़ छूट जाए, और वो तभी छूटेगी जब उनकी संतान ना हो। अगर व्यक्तिगत संतान होगी, वहां से फिर मुश्किल है। मेरा खून, फिर मकान मेरे खून को जाए, और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाएं। इस प्रकार की विक्षिप्तता पैदा होती है। अन्यथा पूरी मनुष्य जाति अभी सुखी हो सकती है, स्वर्ग में जी सकती है। विज्ञान ने इतनी संपत्ति जुटा दी है, इतनी संपन्नता पैदा करती है, हम सब बड़ी सुख सुविधाओं में जी सकते हैं। किसी को दीन दरिद्र होने की और भूखे रहने की जरूरत नहीं। आज अमेरिका में 4 करोड़ लोग बेघर बाहर हैं। 4 करोड़ लोग, संपन्न देश की बात बता रहा हूं। 4 करोड़ लोग बेघर बाहर हैं, जो सड़क पर सोते हैं।
जिनके पास खाने को नहीं है, और 4 करोड़ लोग अस्पतालों में भर्ती हैं ओवर ईटिंग की वजह से, मोटापे की वजह से, और मोटापे से उत्पन्न हुई बीमारियों की वजह से। ये क्या पागलपन है? 4 करोड़ अंडर न्यूट्रिशन, 4 करोड़ ओवर न्यूट्रिशन, वो रुक ही नहीं सकते, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, फटा जा रहा है शरीर, विस्फोट होने के करीब है। मगर क्या करें, वो धनी है, खाए जा रहे हैं। क्या एक स्वस्थ संतुलित समाज निर्मित नहीं हो सकता? हो सकता है। काश वो जो बेसिक यूनिट है परिवार, जो विवाह पर आधारित है, हम उसको विचारणीय बिंदु बनाएं। इसकी जगह क्या हो सकता है कि हर स्त्री, हर पुरुष प्रेम पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी स्वेच्छा से रह सके। ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है? याद रखना, विवाह कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, ईश्वर ने नहीं बनाई थी, ये तो आदमी की इजाद है। पशु पंक्षियों में तो नहीं होता, मछलियों में तो नहीं होता, मक्खी मच्छर में तो नहीं होता, ये तो आदमी की इजाद हो, कोई बहुत पुरानी भी नहीं है। एग्रीकल्चर की खोज जब हो गई उसके बाद विवाह आया है, उसके पहले तो नहीं था। ये भगवान के द्वारा निर्मित व्यवस्था नहीं है जो तोड़ी ना जा सके, बदली ना जा सके। ये हमने बनाई थी, अब ये उपयोगी नहीं लग रही, इसको चेंज किया जा सकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है?